नमस्कार। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि ऐसे क्या क्या बैकग्राउंड में ऐसे रीज़न बने जिनकी वजह से 1833 के बाद सोसाइटी में जो भी चेंजेस, जो भी सोसाइटी की रिक्वायरमेंट होने लगी, उन सारी चीज़ों को कंसीडर करते हुए ब्रिटिश पार्लियामेंट चार्टर एक्ट ऑफ 1853 लेकर के आती है। चूंकि था क्या कि हर चार्टर एक्ट पे, चाहे वो 1813 का हो, चाहे चार्टर एक्ट ऑफ 1833 हो, हर चार्टर एक्ट के साथ कंपनी को ब्रिटिश पार्लियामेंट जो थी वो 20 साल के लिए इंडियन टेरिटरी लीज पर देती है रूल करने के लिए, और ये चलता है 1833 तक। लेकिन 1833 के बाद से होता ये है कि अब डिमांड चूंकि ये होने लगी थी कि अब एक तरीके से ब्रिटिश का रूल, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल हटा दिया जाए इंडिया से, और वो इंडिया जो है वो सीधे सीधे ब्रिटिश क्राउन के अंडर में रूल की जाए, और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन जो वहां पे वो रूल कर रही है उसको हटा दिया जाए। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा देना एकदम से वहां पे ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को अभी फीजिबल नहीं लगता है, क्योंकि उनको ये लगता है कि जितना अच्छे से इंडियंस के बारे में ईस्ट इंडिया कंपनी जान रही है, ब्रिटिश गवर्नमेंट को अभी उतना जानकारी नहीं है। तो इसलिए सडन ईस्ट इंडिया कंपनी से एडमिनिस्ट्रेशन छीन करके और उसको वहां से हटा देना, ये बात उनको अच्छी नहीं लगती है, और वो उस पर अभी कोई एक्शन नहीं लेते हैं। लेकिन फिर भी चार्टर एक्ट ऑफ 1853 जब आता है, तो चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटिश गवर्नमेंट ये कहती है कि कंपनी रूल नॉट फॉर एनी डेफिनिट पीरियड बट टिल टाइम एज पार्लियामेंट प्रोवाइड फॉर। मतलब कंपनी का जो रूल होगा वो पिछली बार की तरह अगले, जैसे पिछली बार में क्या करते थे, 1813 में कहे कि अगले 20 साल, 1833 में कहे कि अगले 20 साल, ऐसा कुछ 20 साल वाला प्रोविजन यहां नहीं डाला गया। उसने कहा कि कंपनी का रूल जो है अब वो कोई टाइम बाउंड नहीं है, कंपनी का रूल तब तक रहेगा जब तक कि ब्रिटिश पार्लियामेंट उसे कहेगी। इनडायरेक्ट वे में ये एक मैसेज था कि जब भी ब्रिटिश पार्लियामेंट चाहेगी एक लॉ बना करके और कंपनी से एडमिनिस्ट्रेटिव जो उनकी राइट्स है वहां पर रूल करने की, वो छीन सकती है। तो ऐसा 20 ईयर वाला प्रोविजन हटा करके यह कहा गया कि कंपनी रूल जो होगा वो इनडेफिनिट पीरियड के लिए होगा, लेकिन तब तक जब तक कि ब्रिटिश क्राउन का विश्वास उसके ऊपर है, जब तक कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ये चाह रही है। ब्रिटिश पार्लियामेंट जिस दिन चाहेगी आपसे वो पावर छीन लेगी। ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है कि जैसे आपको पता था कि सीओडी और बीओसी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो थे, इनकी वजह से बिजनेस प्रोसेसेस जो भी थे उनमें काफी डिले हो रहा था। तो उस डिले को कम करने के लिए और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल दोनों ताकि अच्छे से काम कर सकें, इस चीज के लिए उसमें क्या किया गया कि स्ट्रेंथ ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे, जो कंपनी के डायरेक्टर थे, उनकी स्ट्रेंथ को 24 से घटा करके 18 कर दिया गया। ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एक्चुअली में पार्लियामेंट, ये इंग्लैंड में हुआ करते थे ये लोग। तो ये 24 मेंबर्स के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हुआ करते थे, उसको घटा करके 18 कर दिया गया। एक तरीके से देखा जाए तो कंपनी को वीक करने की कोशिश, ताकि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस हैं वो ब्रिटिश गवर्नमेंट धीरे धीरे अपने हाथ में ले ले। उसके बाद जो होता है कि आपने ये पढ़ा था कि 1833 का जो एक्ट था उसने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया था, और पहले गवर्नर जनरल जो थे वो थे विलियम बेंटिक। तो इस एक्ट के माध्यम से फर्स्ट टाइम क्या किया गया कि गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल, यानी जो एग्जीक्यूशन करती थी काउंसिल जो भी लॉज का, और गवर्नर जनरल्स लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी लेजिस्लेशन, लॉ बनाने का जो काम करती थी, इन दोनों को सेपरेट किया। तो द एक्ट फर्स्ट टाइम सेपरेटेड द एग्जीक्यूटिव फंक्शंस एंड लेजिस्लेटिव फंक्शंस ऑफ द गवर्नर जनरल्स काउंसिल। ठीक। साथ ही साथ
चूंकि ये भी डिमांड हो रही थी कि इंडियंस थे पढ़े लिखे, वो ये कह रहे थे कि हमें अपने जो लोकल मुद्दे हैं, लोकल ट्रेडिशंस हैं, उनकी मैनेजमेंट करने की हमें राइट तो एटलीस्ट दी जाए। ठीक, तो उस चीज के मद्देनजर रखते हुए गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी उसमें 6 लोगों को और ऐड किया गया, और वो 6 लोग जो थे वो इंडियंस थे। ठीक, और वो जो फिर जब 6 लोगों का एडिशन हुआ गवर्नर जनरल की काउंसिल में, तो उसे कहा जाने लगा गवर्नर जनरल्स लेजिस्लेटिव काउंसिल या इंडियाज लेजिस्लेटिव काउंसिल या सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो एक तरीके से पहले आपको मैंने बताया था एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 4 लोग स्टार्टिंग में 1773, फिर 1833 में एक और ऐड किया गया, और 1853 में 6 लोगों को और ऐड किया गया। तो ये जो पूरी काउंसिल बनी इसे कहा गया इंडिया या सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या करती थी कि अब इसी की जिम्मेदारी थी लॉ का या लेजिस्लेशन प्रोसेस को कैरी ऑन करने का। जितने भी लेजिस्लेटिव प्रोसेस होते थे वो गवर्नर जनरल्स लेजिस्लेटिव काउंसिल या इंडियाज लेजिस्लेटिव काउंसिल ये कार्य करती थी, और ये एक तरीके से मिनी पार्लियामेंट की तरह काम करती थी, जिसका कि रूल और प्रोसीजर काम करने का ठीक उसी तरह से था जिस तरह से ब्रिटिश पार्लियामेंट था। तो एक तरीके से ब्रिटिश पार्लियामेंट का छोटा रूप वो यहां पर गवर्नर जनरल्स लेजिस्लेटिव काउंसिल या इंडियाज लेजिस्लेटिव काउंसिल थी। और जो हम लोगों का अभी पार्लियामेंट है जो दिल्ली में है, वो पार्लियामेंट पहले यही था, यही बाद में चेंज होकर के हमारा आज का पार्लियामेंट बना है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जो इंडियन सिविल सर्विसेज थे, या इसे अंग्रेजी में पहले इसे इंडियन कॉन्वर्नेटेड सर्विसेज कहा जाता था, आईसीएस। तो आईसीएस में पहले क्या होता था कि ये इंडियन कॉन्वर्नेटेड सर्विसेज या इंडियन सिविल सर्विसेज, हम लोग अब सिविल सर्विसेज कहते हैं। तो पहले आईसीएस में क्या होता था कि केवल और केवल ये बपौती थी। किसी के पिताजी बहुत बड़े खलीफा हैं इंग्लैंड के, तो उनका लड़का यहाँ पर आईएएस हो जाए। ठीक, इस तरीके से तो पहले इंडियन कॉन्वर्नेटेड सर्विसेज जो थी ये ऑन द बेसिस ऑफ पैट्रोनेज थी। आपके पास पैसा ज़्यादा है, आपको लगा दिए, आपकी पावर ज़्यादा है, आप चले गए इंडिया में आईसीएस बन के। लेकिन शुरुआत 1833 में ही हो गई थी कि इंडियंस को भी आईसीएस में इन्वॉल्व किया जाए, इंट्रोड्यूस किया जाए, क्योंकि इंडियंस अच्छे से इंडियंस को रूल करेंगे या हमारी रूल करने में मदद करेंगे। लेकिन यही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर 1833 में इस प्रोविजन को अपोज कर देता है, और इनकी वजह से 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसमें सिविल सर्विसेज का ओपन एग्जाम इंडियंस के लिए अलाउ नहीं किया गया। लेकिन समय के साथ जब ये रिक्वायरमेंट आई कि नहीं, इंडियंस को भी इन्वॉल्व करना चाहिए सिविल सर्विसेज में, तो 1853 में पहली बार ओपन एग्जाम हुआ सिविल सर्विसेज का, एंड दिस एग्जाम वाज ओपन टू द इंडियंस आल्सो। तो 1853 का जो चार्टर एक्ट था उसने पहली बार सिविल सर्विसेज का ओपन एग्जाम इंडियंस के लिए भी ओपन किया। ये एक ये स्टार पॉइंट है, ये एग्जाम में आ सकता है ये क्वेश्चन कि कौन से एक्ट से सिविल सर्विसेज वाज थ्रोन ओपन टू द इंडियंस आल्सो, 1833 या 1853। तो आप 1833 में कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि 1833 में आया तो था बट वो सीओडी के मना करने की वजह से वो इफेक्ट में नहीं आ पाया, उसकी चर्चा की गई थी 1833 में। लेकिन 1853 में ये ओपन एग्जाम स्टार्ट हुआ सिविल सर्विसेज का, और ये एग्जाम लंदन में होता था। आगे चल के ये एग्जाम जो है पहला इलाहाबाद में हुआ था, वो हम लोग आगे के एक्ट्स में पढ़ेंगे। तो ओवरऑल चार्टर एक्ट ऑफ 1853 इतना ही था कि पहला क्या कि कंपनी का जो रूल है वो एक किसी डेफिनिट पीरियड के लिए, जैसे 20 साल के लिए, 30 साल के लिए ऐसे नहीं होगा।
कंपनी रूल करती रहेगी तब तक जब तक कि ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है, ब्रिटेन की पार्लियामेंट जो है इंग्लैंड की, वो अपना विश्वास इसमें रख रही है। दिस वॉज एन इनडायरेक्ट मैसेज कि जिस दिन हम चाहेंगे उस दिन तुम्हारी कुर्सी खींच लेंगे। ठीक। दूसरा क्या कि स्ट्रेंथ ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को जो मालिक थे, जो उनकी स्ट्रेंथ घटा करके 24 से 18 कर दी गई। ठीक। उसके बाद सेपरेटेड द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल। गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी यानी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, उसकी जो काउंसिल थी उसमें 6 पर्सन्स को और ऐड किया गया, और साथ ही साथ गवर्नर जनरल का एग्जीक्यूटिव फंक्शन और लेजिस्लेटिव फंक्शन दोनों को डिफरेंट कर दिया गया। जो गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें 6 लोगों का और एडिशन किया जाने लगा, और जो वो 6 मेंबर्स के साथ जो गवर्नर जनरल की काउंसिल बन रही थी उसे इंडियाज लेजिस्लेटिव काउंसिल या सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाने लगा। दैट वॉज एक्टिंग एज अ मिनी पार्लियामेंट बेस्ड ऑन द रूल्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, जैसे ब्रिटिश पार्लियामेंट काम करती थी। ठीक। ओपन एग्जाम का आया कि सिविल सर्विसेज का एग्जाम पहले इंडियंस के लिए नहीं था, अर्लियर दैट वॉज बेस्ड ऑन पैट्रोनेज, but now after 1853 the Charter Act of 1853, this civil services exam or Indian convoluted services was thrown open to the Indians also, and the exam was first held in London। पहली बार लंदन में ये एग्जाम होता है। तो ये था चार्टर एक्ट ऑफ 1853। अब यहां से 1853 के एक्ट के बाद जो दूसरा एक्ट आता है वहां से ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म, यानी इसके बाद आएगा इसके बाद आएगा बेटरमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो 1858 के एक्ट से ब्रिटिश क्राउन का रूल शुरू हो जाएगा और ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म हो जाएगा, यानी आज से 5 साल बाद। क्यों? क्योंकि 1853 के बाद ही रिवॉल्ट ऑफ 1857 होता है, और 1857 के जो सिपॉय म्यूटिनी होती है उसके बाद ब्रिटिश क्राउन को यह लग जाता है कि अब हमारा टाइम है वहां पर रूल करने का। धन्यवाद।